हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो चार्ट ट्रेडर्स। तो ये वीडियो जो है पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है मैं 3-4 चीज़ों की बात करनी है, 3-4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई क्या है, तो देखो एक तो जो है वो अभी हमें एक और इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ देखने को मिला है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर तो सारी चीज़ें जो है वो पोस्ट कर ही दी थी। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ऑब्वियसली टेलीग्राम पे पूरा डिटेल में तो नहीं समझाया जा सकता है, वीडियो में ही समझाया जा सकता है चार्ट के साथ, तो इसको समझेंगे। वो क्या डेटा है? वो डेटा है पीपीआई का। जैसे अभी हमने एक डेटा देखा था सीपीआई का, ठीक है, दूसरा है पीपीआई का। ये भी इम्पोर्टेंट डेटा है और इसकी मदद से जो है क्या आगे चीज़ें रहेंगी वो बहुत कुछ इन्हीं डेटा पे डिपेंड करता है कि भाई फेड का क्या रहने वाला है। फेड का मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई इंटरेस्ट रेट वगैरह जो हैं। भाई आप देखो, एक सीधी सी बात समझो कि हमें करना क्या है। हम यहाँ पर किस लिए आए मार्केट में? पैसा बनाने के लिए। पैसा बनेगा कैसे? पैसा तब बनेगा जब हमारी जो है ट्रेडिंग अच्छी रहेगी, हम अच्छी ट्रेड कर पाएंगे, तभी बनेगा। अब ट्रेड करने में क्या आती हैं? दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस जो कि होता है रफली मेरे हिसाब से जो है 20% के आसपास हिस्सा, और बाकी होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जो कि होता है 80% हिस्सा आपकी ट्रेडिंग का। अब आप जो है प्रॉफिटेबल बन पा रहे हो नहीं बन पा रहे हो, वो इस रेशियो में डिपेंड करता है। तो हर हमेशा मैं कहता हूँ कि एनालिसिस ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन मेन जो है, जो आपको सच में प्रॉफिटेबल बनाएगा, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तो खैर बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा होना ही चाहिए, इसलिए जो है हम इसको तो उतना ज़्यादा मतलब मानते नहीं, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही पड़ेगा। जब 80% ही ख़राब कर दोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, बंद कर दो ट्रेडिंग। ठीक है, तो अब जो है हम बाकी 20% की ही बात करते हैं यहाँ पर एनालिसिस की। तो अब देखो, एनालिसिस सही होगा तो क्या होगा? हमारे प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉस में हम आ सकते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट तो जो है वो संभाल ही लेगा, हमें बड़े लॉस होने से बचा लेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई अगर किसी को लग रहा हो कि फिर हम एनालिसिस कर ही क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई बड़े प्रॉफिट भी तो करने हैं एट दी एंड। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही तो बना नहीं रहना हमें। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब एनालिसिस जो है वो कहाँ से आएगा? मतलब मार्केट एनालिसिस का मतलब ये है कि भाई मार्केट बढ़े या मार्केट घटे, उस हिसाब से हमें ट्रेड लेनी है, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है, वही तो एनालिसिस है। वो कहाँ से आएगा कि मार्केट हमें कैसे पता चलेंगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे या घटेंगे? और आपको पता है हम यहाँ पर बात किसकी करते हैं? 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, इतनी। ठीक है, ये हमारी बात रहती है जनरली जो है वो 700 से 1000 पॉइंट के आसपास की जो हमारी यहाँ पर पूरी बातचीत रहती है। हम कोई 50 पॉइंट 100 पॉइंट वाले तो लोग हैं नहीं। आपको पता होगा कि भाई आज 50 पॉइंट बढ़ गया तो ये हो गया वो हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 50-100 पॉइंट से। ठीक है, हमें पूरी रैली से मतलब है। अच्छा, अब वो रैली का कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि भाई इकोनॉमी में क्या चीज़ें हो रही हैं, डेटा कैसे आ रहे हैं, बैंक जो है सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, अमेरिका में फेड है, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, वो उनकी क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है, उन्हीं उसी हिसाब से वो भाई इकोनॉमी में जो डेटा आता है उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। वो पॉलिसी फिर इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, वहाँ से फिर डेटा आता है, फिर उस हिसाब से पॉलिसी मॉडिफाई होती, ये एक साइकिल चला करती है। ठीक है, तो अगर किसी को भी लगता हो कि भाई ये इतनी हम दुनिया की ये बात क्यों करते हैं कि अमेरिका में फेड ने क्या कर दिया, जापान ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, तो इसलिए बात करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है, पैसा बनाना बहुत कठिन चीज़ है ना? कोई मजाक नहीं। अगर मजाक होता तो आप सभी लोग बना रहे होते ऑलरेडी, यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल सिनेरियो, तो हमें सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। एंड एक चीज़ मैं मतलब हमेशा कहता हूँ कि भाई मार्केट जो है ना वो आसान पैसा बनाने का सबसे कठिन तरीका है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अगर समझ लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दो डेटा की बात करनी है, सीधे बात करते हैं। सबसे पहला है पीपीआई का। पीपीआई क्या होता है? ये है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जैसे एक सीपीआई है, ठीक है, एक डब्ल्यूपीआई होता है। ये 3-4 इन्फ्लेशन के जो है वो मेन रहते हैं, जिसमें से सीपीआई ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन है। फिर पीपीआई है, ये भी काफ़ी मेन है, और डब्ल्यूपीआई और सीपीआई काफ़ी हद तक
मतलब एक ही जैसे रहते हैं। ये होलसेल का प्राइस रहता है, ये कंज्यूमर का प्राइस रहता है, ये प्रोड्यूसर का प्राइस रहता है। ये आप समझ लो। कंज्यूमर मतलब जो हम लोग खरीद रहे हैं, होलसेल थोक का बाजार जो है। और पीपीआई क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गेहूँ, या मैं फूड की बात करनी, तो फूड पैदा कौन कर रहा है भाई? फूड यहाँ पर बना रहे हैं किसान वगैरह लोग, ठीक है, वही अपने वहाँ उगा रहे हैं सारी चीज़ें, या कंपनीज भी कई जगह बना रही है। अमेरिका में तो कंपनीज ही काम करती हैं, तो उन्हें क्या डिमांड और क्या सप्लाई समझ में आ रही है, ये एक अपने, ठीक है, ये होता है पीपीआई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। दूसरी चीज़ की जो बात अभी हम कर रहे हैं वो है ईसीबी। ईसीबी का है, ईसीबी क्या है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने रेट जो है वो घटा दिए हैं 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो होता हुआ देखने को यहाँ पर मिलेगा, मिल रहा है इवन। तो ये सब बातें क्या है, साथ में कुछ और मैं टेलीग्राम से रिलेटेड भी बात करूंगा, जो भी ट्रेड वगैरह हमने दी है फ्री ग्रुप में, पेड ग्रुप में, और भी जो है आगे हम क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। चलो तो ठीक है, ये ओवरऑल अभी तक की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं सीधे कि क्या डेटा है पीपीआई का, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। तो ये डेटा आपको जो है वो देखने को मिल रहा है कि भाई उम्मीद कितनी थी भाई, पिछला जो है वो जीरो आया था। जीरो का क्या मतलब है? ये मंथ ऑन मंथ डेटा है, यानी कि जो इन्फ्लेशन है प्रोड्यूसर्स के एंड पे, जो इन्फ्लेशन है वो पिछले महीने जो है वो था जीरो। मतलब जितने रेट प्राइसेस चल रहे थे, मान लो 10 रुपये चल रहे थे, तो पिछले महीने भी मतलब ये पिछले के पिछले महीने 10 रुपये चल रहे थे, तो पिछले महीने भी 10 ही रुपये रहे, इनमें कोई अंतर नहीं आया। इस महीने उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा बहुत जो है वो अंतर आ सकता है, यानी कि 0.1 जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ा कितना है? 0.2। यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स में, मतलब प्रोड्यूसर्स के एंड में, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? देखो, इसका जो है बहुत सिंपल सा रीज़न है कि भाई सीपीआई का डेटा कैसा आया था। सीपीआई का डेटा, एक जनरल बात करें हम कि भाई सीधे सीधे अगर बोलें कि अच्छा या बुरे में अगर कैटेगराइज करो, तो अच्छा ही डेटा आया था, इन्फ्लेशन घटा ही था ओवरऑल, ठीक है। हालांकि मंथ ऑन मंथ थोड़ा बढ़ा था, कोर में फ्लैट रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर एक बात करें कि बड़े घटे में, तो घटा ही है, तो अच्छा डेटा आया था। लेकिन अभी पीपीआई का डेटा क्या है? ये जो है ये थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं आ गया है कि 0.1 उम्मीद थी 0.5 आ गया हो, ठीक है, 0.2 ही आया है, इससे बहुत कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी ये एक चीज़ क्या बता रहा है, सीधी सी अगर बात करें, जो मैंने शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी कि प्रोड्यूसर्स के एंड पे डिमांड जो है वो अभी भी बनी हुई है। अगर डिमांड नहीं होती तो प्राइसेस अपने आप गिर जाते। तो अब इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है, जो बात मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ, कि अभी जो ये 18 सितंबर के आसपास जो फेड की मीटिंग है 18 से 20 सितंबर को, इसमें जो रेट कट हैं, जो पहले बात की जा रही थी कि 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकते हैं, ये हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है, वो सारी चीज़ अपनी जगह है। लेकिन मैं आपसे शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा प्रेडिक्शन बोल लो, वो है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट घटना चाहिए, ठीक है। अभी भी मैं इस चीज़ को लेके पूरी तरीके से टिका हुआ हूँ। अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है मेरी जो भी बोल लो आप प्रेडिक्शन एनालिसिस, उसको लेकर मेरा कन्विक्शन और बढ़ा रही, क्योंकि डेटा क्या है ना, जितना मिक्स्ड आएगा, अगर इन्फ्लेशन एकदम ही गिरता चला जाएगा तो फिर 50 बेसिस पॉइंट भी गिर सकता है। जितना मिक्स्ड आएगा उतना जो है चांसेस इसके हैं कि 25 बेसिस पॉइंट ही घटेगा। अच्छा, ये तो हो गई, ठीक है, कहानी। अब इसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा भाई? 25 बेसिस, 50 बेसिस, 100 बेसिस, इससे एट द एंड हमें प्रॉफिट हो तब तो कोई मतलब है, या एनालिसिस में फ़ायदा हो तो बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलो, सबसे पहले जो हम यहाँ पर लगा देते हैं यूएस के इंटरेस्ट रेट को, और हम सीधे सिंपल सा काम करते हैं कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले जब ज़्यादा रेट घटे हैं, अच्छा 25 बेसिस 50 बेसिस ये क्या है जिसे ये पता नहीं है, तो जैसे अभी इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, कितना दिख रहा है आपको? 5.5%। तो 25 बेसिस का मतलब है कि 5.5% से इंटरेस्ट रेट घट के आ जाएंगे 5.25। ये होता है 25 बेसिस पॉइंट। 50 बेसिस का मतलब 5.5 से 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम सीधा सा भाई पहले जाके देख लेते हैं, यही सिंपल सा तरीका है कि जब ज़्यादा रेट घटे हैं तो मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, कम रेट घटे हैं तो कैसा रिएक्ट किया। अच्छा, 25 बेसिस पॉइंट घटना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये अभी आपको मैं
दिखाता हूँ चार्ट में ही सीधे, है ना। तो देखो ये वीकली टाइम फ्रेम में हम आ गए, अभी 5.5 पे चल रहे हैं रेट। अब हम आ गए 2020 में। 2020 में जो है कोविड के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जब 25 बेसिस पॉइंट, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर जो है 25 बेसिस पॉइंट घटा था, 2.5% से 2.25% घटा दिए थे। तो क्या हमने देखा कि मार्केट जो है वो एक थोड़ा डिप लिया और फिर जो है यहाँ पर रैली शुरू हुई, उसके बाद और घटा, ठीक है, 2% के आसपास आया, 25 बेसिस पॉइंट, मार्केट भागते रहे, फिर और घटा, ठीक है, मार्केट लगातार भाग रहे हैं, फिर फ्लैट कर दिया, फिर भी मार्केट भाग रहे हैं। मार्केट कब गिरे? जब एकदम से जो है वो 2% से घटा के, ठीक है, या इवन कितना, ये 1.75 मोस्ट प्रोबेबली कर दिया था, फिर 25 बेसिस पॉइंट घटा के वहाँ से सीधे सीधे जो है वो एकदम ला दिया 0.25 पे। यानी कि बहुत बड़ा रेट कट, बहुत बड़ा रेट कट। आप समझ रहे हो कितने पॉइंट हो गए? ये हो गए 150 बेसिस पॉइंट। हम तो यहाँ 25-50 की बात कर रहे हैं। इसमें मार्केट क्रैश कर गए। क्यों क्रैश कर गए? जबकि ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने बड़े इंटरेस्ट रेट घट गए, एकदम से लोगों की ईएमआई सस्ती हो गई होंगी, बिजनेसेस के लिए लोन लेना आसान हो गया होगा, इकनॉमी एकदम से चल पड़ेगी, तो ये क्यों गिर गए? अगेन कोई कोविड ओविड की फालतू बात मत करना, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये सब बकवास है, इससे कोई लेना देना नहीं कोविड का। कोविड तो बस एक बहाना है, जो कि मार्केट कोई और बहाना ले लेता, कोविड नहीं होता तो, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भाई इस समय आके जो है, इस समय तो खैर कोविड उतना आया भी नहीं था, इस समय आके जो है अमेरिकन जो फेड है या फेडरल रिजर्व है, उसे लगा कि भाई इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, जो हम धीरे धीरे ये एक तरीके से दवाई जो दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी 25-25 बेसिस पॉइंट की, ये काम नहीं कर रही है, ठीक है, इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही। तो अब समय आ गया है कि इन्फ्लेशन भी डाउन हो गया, सारी चीज़ें डाउन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो अब हम जो है इकोनॉमी को एक बहुत तगड़ा बूस्ट दें, एक बहुत तगड़ा झटका दें, तभी इकोनॉमी में कुछ अच्छा हो पाएगा। तो इतने बड़े रेट घटा दिए, और मार्केट इस चीज़ को कैसे लेता है कि इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में, इसीलिए तो इतने रेट घटाने पड़े, इसलिए मार्केट जो है वो क्रैश हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जब बड़े रेट कट हो रहे हैं तभी बड़े फॉल जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। छोटे मोटे रेट कट में शुरुआत में तो मार्केट उल्टा अच्छा रिएक्ट कर रहा है। अब चलो आ जाते हैं और भी पीछे, केवल एक बार के इंसिडेंट से काम नहीं चलेगा। 2008 वाला भी देख लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेट कट यहाँ पर अनाउंस हुए, और कितने रेट कट हुए, तो ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई 5.25 था, और यहाँ पर जो है 4.75 आ गया, तो 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट जो है पहली बार में हमें देखने को मिला। मार्केट ने क्या रिएक्ट किया? यहाँ पर था, शुरुआत में मार्केट भागा, लेकिन उसके बाद जो है एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और मैंने बताया भी कि शुरुआत में तो मार्केट वैसे ही जो है वो रेट कट के टाइम तक भागते रहते हैं, इवन रेट कट के बाद तक भी भागते रहते हैं, उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे गिरावट के क्रैश के सिनेरियोज बनते हैं। अब जब यहाँ पर बड़ा रेट कट हुआ है, तो आप देखोगे कि भाई टॉप लगाया मार्केट ने, और उसके बाद यहाँ पे रेट कट फिर बाद में हुआ भी नहीं था। देखो एग्जैक्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है मार्केट भाग रहा है, ठीक है, यहाँ तक भी जो है हम देख रहे हैं कि रेट कट नहीं हुआ और मार्केट ने अपने टॉप लगा दिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही फिर एक रेट कट अनाउंस होता है, केवल 25 पॉइंट का, 25 बेसिस पॉइंट का, तो मार्केट ऑलरेडी गिरना शुरू कर चुके होते हैं, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ से गिरने लगे जैसे ही 25 बेसिस पॉइंट का हुआ। फिर फ्लैट है, तो आप देखोगे कि मार्केट फिर वहीं कहीं थोड़ा झूल झाल रहे हैं कि भाई, थोड़ा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, कि मार्केट यहीं कहीं घूम रहे हैं कि ठीक है भाई चल रहा है मामला। फिर फ्लैट, फिर 25 बेसिस पॉइंट का कट होता है, तो मार्केट क्या करते हैं कि भाई वहीं कहीं घूम रहे हैं, मतलब उतना ज़्यादा मार्केट भाई 25 बेसिस पॉइंट पे एकदम कोई बहुत तबाहीदार काम नहीं होता है कुल मिला के, जो आपको बात समझ में आएगी। मार्केट एक अप रैली मारते हैं, फिर डाउन आते हैं, फिर अप फिर डाउन, ये चलता रहता है, ठीक है। एंड वीडियो देखो लंबा होगा, तो भाई जिसके पास टाइम है यार वही देखना, और जिसके पास टाइम नहीं है वो तो वैसे भी क्या ही, मतलब टाइम निकाल के देखना आप आराम से। यहाँ तक जो है सारी चीज़ें आप देखोगे कि गिरावट आई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, जबकि टाइम काफ़ी हो गया है। टाइम कितना हो गया? सितंबर 2007 से लेके हम कहाँ पे आ चुके हैं? दिसंबर 2007 में 3-4 महीने जो है यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन फिर आते हैं असली बड़े रेट कट, ठीक है। ये आपको जो है वो दिख रहे हैं कि भाई अच्छे खासे बड़े रेट कट है,
सीधे 50-50 बेसिस पॉइंट के जो है बड़े रेट कट आ गए। एक ये शायद 75 का है, फिर एक 25 का है, कुल मिला के काफ़ी बड़े एकदम कुछ ही समय के अंदर रेट कट हुए। और आप देखो कि उसके बाद से मार्केट एकदम धड़ाम करके गिर गए। कितने गिर गए अगर हम इसकी भी बात कर लें तो ये भी हम जो है ना वो बिल्कुल लेके चलते हैं एकदम प्रिसाइस कि भाई मामला। अरे यार मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमें दिख पाएगा कि कितने गिर गए यहाँ से। ठीक है, ये मार्केट ने टॉप लगाया और मार्केट जो है वो यहाँ से गिरे 15%। अब आप 15% समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा फॉल है इंडियन मार्केट के हिसाब से या किसी भी मार्केट के हिसाब से हम देखें। यहाँ से अगर 15% मार्केट मान लो गिर जाते हैं, ठीक है, तो 10% में ही इंडियन मार्केट में 2500 पॉइंट हो जाएंगे और जो है 3300 या 4000 के आसपास जो है 4000 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिर जाएंगे। जो 25,000 दिख रहा है 21,000 दिख जाएगा अगर इतना बड़ा फॉल आता है। ठीक है, फिर जो है मार्केट अच्छा खासा गिर गए, फिर घूमते घामते रहे और फिर जो है लगातार ये गिरावट का सिलसिला जारी रहा। बहुत ऊपर मार्केट ने बीच बीच में रैली तो दिखाते ही हैं, लेकिन कभी भी हाइज ब्रेक नहीं हो पाए, लगातार गिरावट बनी रही। तो इससे जो हमें एक बात समझ में आती है ओवरऑल कि अगर मार्केट में बड़े कट ना आए खास तौर से शुरुआत में, तो मार्केट उन्हें बहुत अच्छा लेता है। छोटे कट्स को 25 बेसिस पॉइंट बार बार हो रहे हैं तो मार्केट उन्हें बहुत अच्छा लेता है। अच्छी खासी रैली दिखाता रहेगा, बीच बीच में डिप भी आते रहेंगे और रैलियां भी जो है वो कंटिन्यू होती रहेंगी। ठीक है, ये जो है पूरी कहानी यहाँ पर रहती है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं थोड़ा यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। फेड के बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बैंक है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। इसकी हम क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे कि हम हर एक बैंक का देखेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने जो है रेट घटाने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। पहले रेट जो है वो काफ़ी शुरुआत में ही जो है ये मई जून के आसपास इन्होंने घटाए थे 25 बेसिस पॉइंट, 4% तक मैक्सिमम ये अपना जो है वो लेके गए थे। वहाँ से 25 बेसिस पॉइंट घटा के 3.75 किया और अभी जो है ये कल ही घटाए इन्होंने, तो 3 जो है 3.5 पे आ गए इनके रेट कट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट हैं पूरे यूरोप के। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं आपको यहाँ पर अमेरिकन रेट लगाऊंगा तो आप देखोगे कि ये जो है वो अधिकतर टाइम एकदम फॉलो करते हुए ही चलते हैं, एकदम चिपक के। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि भाई एकदम आपको सिमिलर दिख रहा है। हालांकि 2020 में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले आप देखोगे 2008 में तो भी आपको काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी। आप सन 2000 में देखोगे तो भी आपको काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी। ठीक है, तो ये जो है ये ओवरऑल इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो अब यूरोपियन जो बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसने 25 बेसिस पॉइंट घटा दिए, तो यहाँ पर भी हमें रेट घटते हुए जो है फेड के देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 25 बेसिस पॉइंट ही, यहाँ से भी ये बात जो है काफ़ी क्लियर हो रही है। तो ओवरऑल 25 बेसिस पॉइंट घटना मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बुलिश है। तो अब हम इसमें क्या करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या सारी चीज़ें अपनाएं, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उस हिसाब से जो है समझेंगे कि भाई जो भी मैंने ट्रेड वगैरह दिए हैं उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, तो मार्केट में ऑलरेडी मैंने 1-2 दिन से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे भाई क्लियर कट मैंने बता दिया था, बॉटम से ही मैं बताता चल रहा हूँ टेलीग्राम पे सारी जगह कि भाई एक बड़ी रैली जो है वो हमें देखने को मिलेगी। वो रैली जो है वो चल भी रही है। कल के दिन में मार्केट आपने देखा कि किस तरीके से भागे और अभी जो है भाई यहाँ पर 25,400 के आसपास मार्केट आ गए थे और मैंने कल के ही वीडियो में बोला था कि भाई बात अब वो जो है ना वो सीधे होगी 25,500 के ऊपर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 25,500 600 के आसपास जो मैंने ट्रेड दे रखे हैं, जैसे निफ्टी सितंबर 25,500 दे रखी है, 3 अक्टूबर की ट्रेड दे रखी है 133 के प्राइस पॉइंट के आसपास, वो भी अच्छी खासी बड़ी थी भाई। जब मार्केट ने अपने टॉप लगाए थे तो 200 प्लस वो भी गई थी। दोनों ट्रेडें जो है वो 200 के आसपास पहुंची थी और अभी जो है एक शायद 150 के अराउंड है और एक जो है 170-80 के अराउंड है कुछ। तो अच्छे खासे ऑलरेडी रिटर्न मिल रहे हैं हमें, लेकिन इन्हें अभी हम बुक नहीं करेंगे ऑब्वियसली। इन्हें हम बुक कहाँ करने वाले हैं? 25,500 के प्लस, जिसको लेके मैंने कल भी बात बताई थी, 25,500 25,600 के अराउंड। तो जो भी लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं, देखो मार्केट तो भागेंगे, जो मैंने ऑलरेडी पूरी अभी आपको पूरी कहानी जो समझाई है, मार्केट भागेंगे। मार्केट ईजिली मेरे हिसाब से 600-700 800 तक वो जो है वो जाने चाहिए। ठीक है, अब 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, वो हो सकता है कि 26,000 भी चले जाएं, हो सकता है 25,700 भी लौट
700 से भी डिप ले लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो रैली है वो प्रॉपर भाई चल रही है, वो प्रॉपर कंप्लीट होगी। इसमें हम अपनी जो ट्रेड्स हैं, सितंबर वाली जो फ्री ग्रुप की ट्रेड है दोनों, उसमें हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे। साथ में BTST भी जो मैंने दी थी, ठीक है, उसमें भी हमने कितने बड़े स्तर के प्रॉफिट दर्ज किए भाई, 400 के आसपास तक जो है वो क्लोज होती हुई देखने को मिली है वो, है ना। 100 से भी नीचे की चीज़ 400 चली गई, 4 गुना। तो ये अच्छा, अभी दूसरी चीज़ क्या है कि भाई देखो, रैली काफ़ी हद तक आ चुकी है, और मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई रैली जब कंप्लीट हो जाएगी तब जो है वो यहाँ पर मैं ट्रेड लेने का बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, तो अब मैं जो है वो यहाँ पे ट्रेड देना कर रहा हूँ बंद। किसमें? फ्री ग्रुप में। ठीक है, क्यों बंद कर रहा हूँ? और प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड वगैरह सब प्रॉपर चलती रहेंगी, उसको लेके किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग भी वहाँ जुड़े। फ्री ग्रुप में ट्रेड नहीं आएंगी अब। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि मैंने नीचे से ट्रेड दे दी हैं, जिन्हें पैसा बनाना था वो ऑलरेडी बना लेंगे। यहाँ पे ट्रेड देने का बहुत ज़्यादा सेंस मेरे हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि अब मुझे जो है अपने पर्सनल पोर्टफोलियो भी मैनेज करना है, और जो प्रीमियम ग्रुप में सारी चीज़ें चल रही हैं वो भी मैनेज करना है। वहाँ पर भी लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शिफ्टिंग करानी है, बहुत सारी चीज़ें करानी है। तो अब फ्री ग्रुप में मैं एक इस वजह से भी नहीं दे पाऊँगा। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था इस रैली में भी, कि जब मैंने बोला कि भाई यहाँ से एक रैली आएगी, यहाँ पर ख़रीदने का मौका है, तब नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि गिरावट आई थी, सब कोई क्रैश क्रैश चिल्ला रहा था। तो लोग सोचते हैं कि भाई उसमें से आप भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, उसमें कोई ऐसी ख़राब बात नहीं है। ठीक है, ये हर जगह परसेप्शन बन जाता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आ सको, बड़ी पिक्चर देखो। तो परसेप्शन ये है कि भाई यहाँ पर जो है क्रैश क्रैश की बात होती है तो लोग नहीं खरीदते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, किसी ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, देखेंगे, बढ़ जाएगा तब देखते हैं, 200-400 पॉइंट बढ़ जाएगा फिर देखेंगे। अब ये बढ़ चुका है। अब क्या है, जैसे ही ये यहाँ से 200 पॉइंट भी बढ़ेगा, 500 प्लस भी जाएगा, या 200 पॉइंट तो खैर 600 के आसपास हो गए, तो मैंने क्या बोला कि मैं तो प्रॉफिट बुकिंग करने लगूंगा। लेकिन लोग यहाँ पर ख़रीदना शुरू करेंगे। अब आप यहाँ पे ख़रीदोगे तो आप खुद से बताओ कि मान लो 600-700 से मार्केट गिर जाते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर रैली दे दी मार्केट ने 800-900 पॉइंट की, तो आप उसमें क्या प्रॉफिट करोगे? आप उल्टा लॉस खा जाओगे, और आप देखोगे कि नहीं नहीं, ये रैली आई है, सर ने तो सही बोला था, हमने तो, लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, सर ने प्रॉफिट बनाया है, तो जो है हम दबा के पूरा पैसा झोंक देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसमें जो है मार्केट गिर जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो भाई आप खुद से ये चीज़ देखो कि आप क्या ऐसा करते हो कि नहीं करते हो। मुझे पता है कि 80-90% लोग यही इसी हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि भाई इसमें उनकी भी गलती नहीं, उन्हें मार्केट में हर जगह दिखता ही यही है, मतलब पता ही यही चलता है, सिखाया ही यही जाता है, तो यही परसेप्शन बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट करना है। इसलिए अब यहाँ पे ट्रेड नहीं आएंगी। जिसने ट्रेड यहाँ पर ले ली वो ले ली। अब आप क्या है, जिसने नहीं ली वो यार सिंपली वेट करो, रैली कंप्लीट होने दो। डिप आता है, जब डिप आएगा मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा के लिए ट्रेड बंद कर दूंगा। डिप आएगा या जब मुझे लगेगा सही जगह है तब मैं फिर से बताऊंगा, तो वहाँ पे आप वापस से ट्रेड लेना। बाकी जो लोग लेके बैठे हैं वो बढ़िया एंजॉय करो, प्रॉफिट अपने एंजॉय करो। प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा मैं बता दूंगा, तो प्रॉफिट बुक जो है वो कर लेना। ये जो है सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो यही जो है ओवरऑल डिटेल बतानी थी। हाँ, बाकी अगर किसी को जो ट्रेड वगैरह देखो प्रॉपर करनी है तो वो आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉपर चालू रहेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक चीज़ फ्री ग्रुप में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप वहाँ पे आ सकते हो। वहाँ पर जो है हमारी टीम पर्सनली आपको गाइड करेगी कि भाई कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपकी जो ट्रेडिंग है उस हिसाब से। तो वो आपकी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर हो पाएंगी। फ्री ग्रुप का ये सीन है फ़िलहाल तो। ठीक है भाई, मेरा कोई सेंस नहीं निकलेगा कि मैं यहाँ से आपको यहाँ तक प्रॉफिट करा दूँ फिर आप यहाँ पे आके 100-200 पॉइंट में डुबा लो। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहानी रहने वाली है। फिलहाल यही था वीडियो, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।